अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में, मैं बताती चलूँ कि माशाल्लाह पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका एक खूबसूरत जो अपने खूबसूरत काम को अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर डॉक्टर फाज महमूद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जॉन मैक्स वेल्थ ग्रुप से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। और मैंने इंट्रो किया, आपने थोड़ा डिटेल में सुन भी लिया होगा। जी। और ये बिल्कुल आपसे रेलेवेंट है ये मैसेज जो मैंने शेयर किया। और यकीन करें घर में भी आपने देखा होगा, बच्चों को आपने देखा होगा, या हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जब जाते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसी पर्सनालिटी हमसे अलग अलग नज़र आती है, अलग शख्सियत के तौर पे, चाहे वो कॉलेज लड़की हो या लड़का हो, उसके अंदर कुछ अलग गॉड गिफ्टेड सलाहियत होती है जो रिप्रेजेंट कर रही होती है और दूसरों को अट्रैक्ट कर रही होती है। थोड़ा मुझे बताइएगा कि ये लीडरशिप कैरेक्टर क्या है? देखिए, दुनिया की हर ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, तरक्की और तनज़्ज़ुल का इन्हिसार वहाँ की रहनुमाई पर होता है। बिल्कुल सही। अब लोग ये सवाल अक्सर मुझसे करते हैं कि लीडरशिप है क्या। लीडरशिप अगर एक सतर में मैं उसकी तारीफ करूँ उर्दू में, तो लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस, अंग्रेजी में हम कहते हैं नथिंग मोर नथिंग लेस। यानी लीडरशिप असर व रसूख का नाम है। अब मैंने ये नहीं कहा कि बुरा है या अच्छा है, क्योंकि जो बुरे लीडर होते हैं उनका असर व रसूख बुरा होता है, जो अच्छे होते हैं उनका अच्छा होता है। तो बहरहाल असर व रसूख होना फिर भी लाजिम है। अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि वो रहनुमा है और पीछे मुड़ के देखे कोई उसके असर में नहीं है, तो इसका मतलब वो टहल लगा रहा है, वो लीडर नहीं है कम अज़ कम। अच्छा, अब लीडर कौन होता है? जैसे अभी आपने कहा, लीडर हर शख्स है इस वक्त। जो लोग भी साहिब खाना है, जाहिर है वो उनका असर व रसूख उनके घर में होता है। अगर आप एक महज़्ज़ब मुआशरे में रहते हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपकी कम्युनिटी है जिस पर आप असरअंदाज होते हैं, आप एक अच्छी जॉब करते हैं तो वहाँ असरअंदाज होते हैं, आप किसी पार्टी के मेंबर हैं, तो जहाँ भी जो भी है हर अपने अपनी सतह पर रहनुमा तो है। तो ये अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक ऐसी स्किल है जो सीखनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे। हम मुझसे अक्सर ये लतीफ़ा होता है, लोग पूछते हैं क्या लीडर पैदाइशी होते हैं, तो मैं उसके एक ही जवाब देता हूँ कि मैंने आज तक बगैर पैदा हुआ लीडर देखा नहीं है। अगर आपने देखा है तो बता दीजिए। तो भाई लीडर तुझे तो पैदा होना, लेकिन वो लीडरशिप की सलाहियत के साथ नहीं पैदा हुआ। दुनिया में हर बच्चा जो पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, वो एक ही तरीके से आता है, उसे उल्टा लटकाया जाता है, एक थप्पड़ रसीद किया जाता है, जब वो रोता है तो सब मुस्कुराते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक जिंदा बच्चे की विलादत हुई। बाकी सब काम बाद में शुरू होते हैं। तो ये लीडरशिप एक ऐसी सलाहियत है जो हमें सीखनी पड़ती है और उसके कुछ मराहिल हैं जिससे हमें गुजरना होता है। जितने ज़्यादा हम काविशें उसमें डालेंगे उतने ही बेहतर रहनुमा बन के सामने आएंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जिस तरह जब आपने एक पॉलिटिकल बात कही कि एक अच्छा रहनुमा आबाद भी कर जाता है और बर्बाद भी कर जाता है, कितने लोगों का नुकसान हो जाता है। जी, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल होता है। देखें, गलत रहनुमाई जो है, जाहिर है आप सबसे पहली चीज़ ये कि ये हमारे यहाँ लीडरशिप को प्रिविलेज समझा जाता है, जबकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी का नाम है। ठीक है, हमारे यहाँ तो लीडर उसे कहा जाता है जो आएगा तो देख खुलेगी, लोग खाएंगे और फिर वो बाकी रह जाएगा तो लोगों को मैं दे दिया जाएगा। जबकि लीडर की शान तो ये है कि वो तब खाए जब बच जाए आखिर में। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जिसका आपने हवाला दिया था अभी मैं देख रहा था तारुफ में, वो तो मेरे आका हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने शिकम पर पत्थर बांध लिया करते थे। हकीकत। तो लीडर की शान तो ये है। हमारे यहाँ तो लीडर अपना पेट पहले भरते हैं, तो उन्हें अगर आप कहते हैं कि वो असर व रसूख उनका बुरा है, बिल्कुल। तो ये फ़र्क है। लीडर बनने के लिए बहुत सी क्वालिटीज़ की भी ज़रूरत होती हैं। अगर आगे चल के अगर आपने पूछा तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि बताऊँ, लेकिन आप पूछिए। नहीं, आप बताएं हमें, हम तो चाहते हैं आप बात कीजिए। लीडरशिप के कुछ मराहिल है, यानी हर शख्स लीडर है, मैंने पहले ही कहा, लेकिन उसमें दो चार चीज़ें इतनी अहम है। मसलन किरदार बहुत इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल सही कहा। अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। फिर करिश्मा होना चाहिए, बिल्कुल, यानी लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म जिसे कहते हैं, मकनातीसियत का कानून काम करता है। फिर इसी तरह लॉ ऑफ रबर बैंड कहलाता है, यानी रबर का आपने टुकड़ा देखा, किस्म का जो अगर एक टुकड़ा पड़ा है तो उसकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन जब आप उसे खींचते हैं
तो वो चीज़ों को पकड़ता है। तो इसका मतलब है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, अपने आप को स्ट्रेच करते हैं तो लोगों की ग्रिप होती है। तो ये लॉ ऑफ रबर बैंड, यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए बहुत ज्यादा, और पानी की तरह होना चाहिए जो बह जाए, मतलब हर जगह पे फ्लेक्सिबल। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग सबसे पहले आपके विजन या मिशन से मुतासिर नहीं होते, ना ही वो उसमें जाते हैं जब तक कि वो आपको पसंद ना करें। तो क्या आप ऐसी शख्सियत हैं कि जिसे पसंद किया जाए? तो आपका कैरेक्टर होना चाहिए वहाँ, आपका करिश्मा हो। अगर आप ही को मैं पसंद ना करूँ तो फिर आपके विजन मिशन से मुझे क्या लेना देना। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ लीडर सिर्फ विजन मिशन तो बखेर रहे होते हैं, खुद के किरदार कुछ नहीं होते। हमारे यहाँ हर शख्स ही कहता है चोरी करना गुनाह है और उस पर कानून बनाया जाए, और खुद 1.5 करोड़ की गबन करके बैठा हुआ है। तो क्या लोग उसे मान लेंगे? नहीं मानेंगे। तो किरदार की और करिश्मे की अमल दखल बहुत ज़्यादा है। फिर इसके अलावा 21 कवानीन हैं लीडरशिप की जो हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 44 मुल्कों में मैं ये कर चुका हूँ ट्रेनिंग्स। तो यही मैं करता हूँ। बहरहाल अब देखें अगला क्या सवाल है आपका? अच्छा मेरे सवाल नहीं, आप, मैं चाह रही थी कि जिस तरह हम लोग हम तो अपने, क्योंकि देखें आप अमेरिका से ऑफ कोर्स आए, हम रेलेवेंट टू अपने पाकिस्तान में जिस तरह किरदार जो लोग निभा रहे हैं और वो अपने आप को लीडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट पार्टीज़ के लोग हैं, लेकिन हर कोई पर्सन अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया है सर, सॉरी टू से, माजरत के साथ नाज़रीन, हर कोई अवेयर हो गया। पहले ये होता था कि वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, और वो जो ज़्यादा पैसे वाला, पहले लोगों का खपत जो एक क्राइटेरिया था वो चाह कि भाई बहुत ज़्यादा रिच बंदा है, बहुत अमीर है, और या बडेरा है या जो भी है, मतलब लेविश है, जिसके नोट छोटे हैं और वो गाड़ी से उतरता। मुझे तो वो हंसी आती वो वाली बात के 8 करोड़ की कोठी है और 2 करोड़ की या 1 करोड़ की गाड़ी है, 6 उसके गार्ड हैं, और वो ज़मीन पर जब उतरता है तो कहता है मैं आपका गुलाम। तो यार क्यों ऐसा मजाक करते हैं आप लोग? ये भी बड़ा एक जोक था, मैंने सुना तो मैंने कहा यार ये वाकई में ऐसा ही है कि वो बंदा हमारा गुलाम कैसे हो सकता है। तो जो हम में से है, जो समझता है, अब तो अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है, कोई पर्सन ना किसी से इम्प्रेस नहीं है, इन चीज़ों से तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इम्प्रेसिव कब है कि जब वो कहता है मेरी आने वाली नस्लों को क्या मिल रहा है, मेरी ज़िंदगी का मेंटल और हेल्दी और फिज़िकली और तमाम चीज़ें मेरी पूरी हो रही हैं कि नहीं, मैं इनकी पूजा क्यों करूं, मैं इनको रिस्पेक्ट क्यों दूं। हर बंदा सेंसिबल हो गया। मुझे बताएं क्या क्या, जिस तरह आपने कहा कि लीडरशिप को आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आप इसको पसंद करें। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सवाल है आपका, और मैं आपकी तमहीद भी देख रहा था। देखिए 2 किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, ज़रा गौर कीजिएगा। एक वो हैं जो चोरी नहीं करते, डाका नहीं मारते, सुर्ख बत्ती पे गाड़ी नहीं दौड़ा देते, ठीक है, लेकिन इसलिए कि उन्हें डर है पुलिस वाला पकड़ ना दे, या मतलब मैं अगर झूठ बोला तो पकड़ा ना जाऊं, ठीक है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो झूठ नहीं बोलते, सुर्ख बत्ती पे गाड़ी नहीं दौड़ाते, इसलिए कि ये सही नहीं है, ठीक है। दोनों काम तो अच्छा कर रहे हैं, दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं ना, लेकिन एक की नीयत क्या है और दूसरे की नीयत क्या है, बिल्कुल ये बड़ा फ़र्क होता है लीडर्स में। एक होते हैं जो दिखावे के तौर पे या मजबूरी के तौर पे या खौफ बराए मतलब अजराए खौफ वो नहीं कर रहे हैं, एक जो कि उसको बुरा समझते हैं। तो वो लीडर असल लीडर होते हैं जो बुरे को बुरा समझें। अब वो उसके लिए कैरेक्टर की ज़रूरत है, जैसे मैंने पहले कहा किरदार। देख ना, किरदार जब आपका नहीं है तो आप झूठ बोलते रहते हैं। हमारे यहाँ लीडर का मकसद सिर्फ एक तो गलत फहमी ये है, बिलखुसूस मैं आज पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ रहनुमा के बारे में गलत फहमी ये कि सियासतदान रहनुमा होता है, बिल्कुल सही, जबकि वो नहीं होता। सियासतदान भी रहनुमा हो सकता है अगर वो किरदार सही कर ले तो, वरना रहनुमा आप हैं, जो इस वक्त पूरे दुनिया आपको देख रही है और आपकी बातें सुन रही है। यानी कि मैं इस का मान सम्मान मेरे हवाले, अब मैं जो डिलीवर करूंगी वो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और जो मैं अब अच्छा कहूंगी तो वो अच्छा ही होगा, और यानी कि ये मेरी एक जिम्मेदारी है जो मुझे अपने ईमान के साथ निभानी है, वकार के साथ निभानी है, क्योंकि ये मुझे इसका भी कहीं और भी जवाब देने कि मैंने इस जगह का क्या मैंने हिस्सा मिलाया और आगे क्या डिलीवर किया। अच्छा, मैं कंपेयर करती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा तो नहीं मैंने ट्रैवल किया, लेकिन मैंने थोड़ा किया।
मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूं कि मैंने अगर दुबई या सऊदीया के ट्रैवल की हूँ तो देन फॉलो टू रूल, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, उनकी गवर्नमेंट ने बनाए, लेट्स सी, और वहाँ के लोगों का बिहेव भी ऑफ कोर्स इफेक्ट करता है सर। जब आप कहीं जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर आए तो आपको एक अलग से माहौल नजर का, हर चीज़ इफेक्टिव होती है और मेमोरी में रहती है। एक हम किताबों में पढ़ते हैं, एक दुनिया से सीखते हैं। मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे पकड़ के सिखाया नहीं, बल्कि अपना इफेक्ट डाला जो मेरे दिमाग में बस गया। यार कितने यहाँ पर यार कितना अच्छा सिस्टम है, गंदगी नहीं है, देन सब शॉप्स में भी रूल है, कोई अपनी मर्जी से बाहर सामान नहीं निकाल रहा। उन्होंने एक अपना इम्पैक्ट डाला मुझ पर ना, और रोड पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनके रूल्स कितने अच्छे। इसे बोलते हैं कौम को लेके चलना और एक जिम्मेदारी से हुकूमत को ट्रैवल करना। एज कम्पेयर टू अमेरिका में जब आप ज़रबत जाते होंगे फिर यहाँ पर, तो कैसा आपको, बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ का क्या आपको लगता है यहाँ का? ये बड़ा अच्छा एक दिलचस्प सवाल है। और मैं अभी चंद 2-3 रोज़ पहले मैं एक दावत में बैठा था। अच्छा। तो वहाँ बहुत से पुराने जानने वाले दोस्त मेरे आए, तो वो कहने लगे सुनाइए पाकिस्तान में आपको कैसा लगा, जैसा आपने कहा। बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा यार ये बड़ा दिलचस्प मुल्क है, हालांकि मेरा अपना देश है, कि जिससे बात करो तो वो ये कहता है कि यार वक्त ही नहीं है, मसरूफ, यार वक्त नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक। अभी 30 सेकंड नहीं गुजरे थे इस जवाब के, और मैंने कहा और सुनाओ काम कैसा चल रहा है? कहना यार काम ही कोई नहीं है। तो मुझे अब तक नहीं समझ में आया कि वक्त भी नहीं है तुम्हारे पास और काम भी नहीं है। तो ये अजीब सी बात है। दिमाग से फारिग ही हो गए ना वो तो मतलब हमारी, चूंकि मसला ये है कि हम खुद काहिली का शिकार हो गए हैं, नंबर 1 हम। अच्छा, उसके बारे में मैं यूं बता सकता हूं आपको, आपके नाजरीन के लिए, कि हमने सोचने समझने का ठेका दूसरों को दिया हुआ है। ओके। हम उसकी जिम्मेदारी लेते नहीं। देखें, बच्चा पैदा होता है, माँ कहती है ये डॉक्टर बनेगा, बिल्कुल सही, बाप कहता है ये इंजीनियर बनेगा, पड़ोसी कहते हैं ये वकील बनेगा, यानी हर एक अपने अपने सोच वो रहे हैं, इसको नहीं पता कि मैंने क्या करना है। ठीक है। फिर वो किसी तरह बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर कहते हैं तुम्हारा ये मजमून अच्छा नहीं है, वो मजमून नहीं है, तुम ये सही नहीं कर सकते। मरता क्या ना करता वो बेचारा, फिर दोस्त आ जाते हैं, अरे छोड़ो यार कॉमर्स में चलो हम सब जा रहे हैं। मतलब कोई सोच रहा है उसके मुतालिक, कोई नहीं। अब वो वहाँ पर अगर एक डिग्री भी ले लेता है गलती से, फिर वो जाता है नौकरी की तलाश में, तो वहाँ पे एक बॉस बैठा होता है जो उससे ऐसे सवालात करता है जैसे वो आइंस्टाइन हो, दुनिया का हर इल्म से आ गया हो, बेचारे अभी पास हुआ। मैं फिर उसके बाद उसे अपॉइंटमेंट अगर मिल गया तो दूसरे दिन वो जाता है, तो बॉस कहता है ये कर लो। मतलब सोच कौन रहा है? बॉस सोच रहा है भाई तुझने इतना इम्तिहान क्यों लिया उस बच्चे का, उसको तो सोचने दे, नहीं दिया। अब वो पहली तनख्वाह लेता है, वो बच्चा नौजवान घर पहुंचता है, अम्मा के हाथ में वो लिफाफा देता है कि आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है। अम्मा फ़ौरन मिठाई तकसीम करती है और कहती है माशाअल्लाह अब तो कमाऊ पूत हो गया है, चलो उसकी शादी कर दो। फिर एक चीज़ आ जाती है जिसे कहते हैं बेगम। सही। वो कहती है आप तो चुप ही रहें, जो मैं कहती हूँ वो कर लो। और फिर हम हमारी उम्रों में जब आते हैं तो बच्चे कहते हैं अब्बू आप तो रह नहीं दें। तो उस बेचारे ने सोचा कब है, मुझे ये तो कोई बताए। हमने उन्हें सोचने का मौका दिया। हमारे पूरे मुआशरे में हम सिर्फ और सिर्फ ये सिखाते हैं अपने बच्चों को और अपनी नस्लों को कि सोचना क्या है, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि सोचना कैसे है। जिस दिन इस कौम ने सोचना कैसे सीख लिया, इस कौम की तकदीर बदल जाएगी। बस ये। और इसी वजह से आप इससे रेलेवेंट है कि पाकिस्तान बना भी ऐसे कि कायद अल्लामा इकबाल ने खुद सोचा, उनको किसी ने नहीं कहा कि सोचो, ख्वाब देखो, ख्वाब भी हमारे तो सपने भी हमारे, तो पूरे भी हमने ही करने हैं। तो अगर हम दूसरों पर डिपेंडेड होंगे तो फिर हमारी तबाही ही है, इसमें कोई शक नहीं। आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छा इसका जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई में हम जो है, मुझे भी सीखने का मौका मिलेगी। बात वाकई में ऐसा ही है कि हम हमेशा अच्छा, मैं कभी कभी आपने जब कहा ना कि वो जो पहला आपने कहा कि वो उससे कहा कि टाइम नहीं है और फिर वो कुछ काम नहीं है, मैं कहती हूँ यार ये 24 घंटे कम है काम करने के लिए। मुझे तो रेस्ट का टाइम नहीं मिलता ना, थोड़ा कम मिलता है सोने का। 6 घंटे बामुश्किल सोती हूँ या 7 घंटे होंगे, सो वही रात का जो एक है। उसके बाद सुबह अर्ली ना मॉर्निंग, वो मैं सारे दिन में वर्किंग करती हूँ, दिमाग भी चल रहा होता है, लेकिन अपनी सोच क्रिएशन बहुत मज़ा आता है। अच्छा, मुझे खपत है काम का वो ना, तो मैं कहती हूँ यार ये टाइम कितना कम है, लगभग इसको 24 घंटे ही नहीं करने, 48 घंटे होते, लेकिन वो टाइम मुझे कम। जिन लोगों ने काम करना होता है ना, तो वो जो काम करें उनको इन चीज़ों से कंसर्न नहीं होता। लेकिन मैंने अक्सर देखा बहुत सारे लोग फारिग होते हैं,
थल्लों पे बैठे रहते हैं, रोडों पे गप्पे शप्पे मार रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे हालात नहीं बदलते। ऐसा ही है ना सर? नहीं, मैं बताऊं आपको उसका, मैं भी बहुत से दोस्तों से मेरी मुलाकातें हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में मैं जा रहा हूं जहां मेरे लेक्चर्स दे रहा हूं, तो वो 2-3 वाइस चांसलर एक साथ बैठे हुए थे। अभी कराची जिमखाना में मैं चाय पीने गया, उन्होंने बुलाया हुआ था, तो वो हमसे बात हो रही थी, तो कहने लगा यार हम क्या करें, हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जैसे आपने कहा ना टाइम मैनेजमेंट का है। अच्छा। तो कहने लगा डॉक्टर साहब आप क्या हमारे यूनिवर्सिटी में आके एक लेक्चर दे सकते हैं? अच्छा। टाइम मैनेजमेंट पे। अब लफ्ज़ था टाइम मैनेजमेंट। मैंने कहा ये किस अहमक ने आपको बताया है कि टाइम को मैनेज किया जा सकता है? टाइम तो मैनेजेबल नहीं है। बिल्कुल सही कहा। वक्त, टाइम जो है वो तो इटर्निटी है, इट स्टैंड्स स्टिल। हम आते हैं और चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसा। टाइम तो वही है। आज से 2000 साल पहले इस वक्त इस दुनिया में यही वक्त हुआ था बदले जो आज थे, है। वक्त ना बदला। हम आए और चले गए, नस्लों की नस्लें आई। सवाल ये कि हमें अपने आप को मैनेज करना होता है उस वक्त में। अच्छा, ये बड़ी बड़ी ऊंची बात आपने की, बड़ी पाई की बात कही है आपने। देखिए आपने क्या कहा कि वक्त, हम अक्सर लोग कहते हैं ना यार जो है ना वक्त बदल गया, ऐसा हो गया है। अब हाँ ऐसे ही है। वक्त की वही घड़ियां हैं, उसी तरह उस बेचारे ने चलनी है, वो नहीं बदला। हमें बदलना है, लेकिन हम दूसरी तरह अपने आप को, दूसरों को हमेशा तोहमत लगाते हैं यार ये बंदा बदल गया। वो बंदे को नहीं, आपको खुद अपने आप को चेंज करना है और ख़ुद करेक्ट करना है। ये उस दिन भी मेंटल उस पर बात हो रही थी, तो लोग कुछ नफ्सियाती हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी काउंटेबल होती है, वो ये कि हम अपनी इस्लाह खुद नहीं कर पा रहे होते। हम हमेशा दूसरों को पॉइंटेड भी कर रहे होते हैं और हमारा कहाँ लैक है वो हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से, और जिस तरह मैं अगर अपने कामों में मसरूफ़ होती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझसे नहीं हैंडल होती हैं। जैसे मीटिंग करने जाना है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप, हमने आपको बुलाया था, आप क्यों नहीं आए? तो मैं कुछ नहीं मैनेज कर पा रही होती थी यार किस तरह, लेकिन फिर करना तो मुझे ही है। तो ये हमें अंदर वो सलाहियतें होनी चाहिए कि हम किस तरीके से हैंडल करें। और अक्सर लोग, यकीन करें, मैं कहती हूँ ये वो लोग हैं जो ना, ये जो गॉसिप है ना, जो ये दूसरों की बातें करना बैठ के लोगों को, जैसे लोगों की जो आपने मुझे बताया कि दूसरे सोच रहे होते हैं, यहाँ तक सोच इतने रहे होते हैं कि जो हमारे अंदर कुछ नहीं भी होता वो भी हमें दूसरों से पता चल रहा होता है कि आपके बारे में ये ह्यूमर्स है। ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल हमें तो सोचने का मौका ही नहीं देते लोग, खुद ही कयास सराई कर रहे होते हैं। अभी जैसे मैं एक ब्यूरोक्रेट्स को थोड़ा सा एड्रेस कर रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा उस अदारे का क्योंकि बहुत बड़ा अदारा है, मैं उनका मेहमान था, तो वहाँ भी यही सब बातें हो रही थी कि यार वो मसला ये होता है हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं हो पाती। तो मैंने कहा यार आप कैसे करते हैं ज़रा बताइए। तो कहा हम जो है एक दिन पहले मैं लिख लेता हूँ कि कल क्या करना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर क्या करते हैं आप जब कल वापस आते हैं इसी जगह? क्या लगा फिर मैं उनको देखता हूँ कि पहले क्या करना है बाद में क्या। मैंने कहा यही तो सबसे बड़ी हिमाकत है कि हमारे यहाँ टू डू लिस्ट बनाते हैं एक दिन पहले, 20 चीजें लिख लेते हैं और फिर सुबह आके 1 घंटा इसमें ज़ाया करते हैं कि पहले क्या करना है। वो बेवकूफ़ आदमी स्केजुअल को प्रायोरिटाइज नहीं करते बल्कि प्रायोरिटीज को स्केजुअल किया जाता है। शेड्यूल आप करें ही वो जो के हैं, मैं वरना करने की क्या जरूरत है। अच्छा, मुझे ज़रा सा मेरे जो नाज़रीन यहाँ पर फैमिलीज देख रही हैं गाइड करें कि हमारे बच्चों में हमें किस तरीके से बच्चों को ग्रूम अप करना चाहिए। मैंने अच्छा ये सवाल भी किया था कि आप अमेरिका में भी ऑफ कोर्स लेक्चर और ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, वहाँ की जनरेशन में और यहाँ के इसमें कितना फ़र्क है? देखिए फ़र्क कोई भी नहीं है, ठीक है, जनरेशन है वही है। बच्चा माहौल का कोई इफेक्ट है उनके पेरेंट्स का? माहौल का ये है कि वे ऑफ एजुकेशन हमारा डिफरेंट है वहाँ वर्सेस यहाँ। एजुकेशन के लफ्ज़ से लोग वाकिफ़ नहीं है। इस बदकिस्मती है, एजुकेशन का लफ्ज़ आया है लातीनी वर्ड एडुकोस से। अच्छा, ठीक है, जिसके माने हैं ब्रिंगिंग आउट फ्रॉम विद इन, यानी अंदर से बाहर लाना। हमारे यहाँ ऊपर से लादा जा रहा होता है, उलट हो रहा है। हम उसके अंदर की सलाहियत बाहर ला नहीं रहे, उसके ऊपर लादे चले जा रहे हैं मज़ामीन। हमें ये पढ़ाया जा रहा है मुंशी प्रेमचंद कब पैदा हुए थे, उससे मुझे बताया उस बच्चे के मुस्तकबिल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सही, वो चीज़ें थे। तो वहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम ये है कि मॉडर्न साइंसेज, मुझे लग रहा है वहाँ की एजुकेशन क्रिएटिव है। हाँ, मतलब वो वक्त के मुताबिक है, बिल्कुल, और उसको आगे का रास्ता दिखा रही है। हमारे यहाँ पिछली कहानियाँ सुना रहे हैं। अल्लाह, कभी कभी मैं भी वहाँ गई, इब्ने बतूता, अबू अली सीना, बहुत सारी चीज़ें हैं हमने तो भी। एक तो ये मसला है। दूसरा सबसे बुनियादी चीज़, इस माशरे में एक चीज़ की ज़रूरत है, इन माँ बाप को ये सिखा दें अपने शो के ज़रिए
सोशल मीडिया के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, कि ये कहना बंद करें कि बड़ों से सवाल ना किया करो, सवाल ना पूछा करो। देखें, दुनिया की हर ईजाद, हर दरियाफ्त जो आज तक मारज़ वजूद में आई है, किसी जहन में उठा हुआ एक सवाल ही तो थी। कहीं ना कहीं किसी के जहन में वो एक सवाल उठा था जिसका उसने हल निकाला और वो जवाब बन गया। आज हम अपने बच्चों के बड़ों के सामने बोलते नहीं। भाई अगर वो बड़ों के सामने सवाल नहीं करेगा तो किससे करेगा? सबसे पहले उसे कहते बदतमीज है, मतलब गलत है। हम सवाल करने की आदत डालें अपनी नई नस्लों में, और जिस दिन उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिए और सवाल करना शुरू कर दिए, जवाबात खुद ब खुद आने शुरू हो जाएंगे। और आप देखिए दुनिया का रंग इस मुल्क में कैसे बदलता है। और हम ज्यादा शाउट करते हैं, चुप हो जाओ, बड़े बात कर रहे हैं, बीच में नहीं बोलो। ये वालिदैन की कमी। और फिर दूसरा जो है वो मेहमान है, वो भी बड़ा बदतमीज हो गया है, ये पहले ऐसे नहीं था, ये बदतमीज। अब वो बच्चे की क्रिएटिविटी और जहनी सलाहियतें वहीं पे दबके रह जाती हैं। और जो इंसल्टिंग, वो भी ज़रा सा समझदार होता है तो उसको ये चीज़ें इंसल्टिंग में महसूस होने लग जाती है। तो ये भी बड़ी है। तो इस तरह बच्चों की मेंटली ग्रूमिंग जो है वो रुक जाती है। लेट्स सी, मैं ये कहूँगी कि जिस तरह आपने अभी बताया कि हम अपने, जब हम कॉलेज गोइंग जाते हैं, आपने वहाँ का भी एक देखा होगा, हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह की हमें स्टडी ज़्यादा करनी चाहिए। जिस तरह अपनी तई जो हम क्रिएशन कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे गैदरिंग कर रहे होते हैं, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या क्लासेस होने चाहिए, हम किस तरीके से अपने अच्छी नेशन दे सकते हैं? अच्छी नेशन जैसे आप क्लासेस भी दे रहे हैं ना, जैसे मैं यही बताता हूँ कि एजुकेशन का सिस्टम चेंज कर दे, हम उनके अंदर की सलाहियतों को बाहर लाएं, बजाय इसके कि हम उन पे ला दें मज़ामीन। और जब हम उनको लेकर आएंगे बाहर, तो हम उनकी सलाहियतों को उजागर करें। अब जैसे मैं कोच हूँ, इंटरनेशनली सक्सेस कोच कहलाता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की 500 फॉर्चून कंपनियों में से कई कंपनियों का मैं कोच हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, कोच की डेफिनेशन में आज बताता चलूँ चलने से पहले कि कोच वो होता है जो आपको जवाब नहीं देता, बल्कि सिर्फ सवाल करता है। जवाब आपके पास मौजूद है, आपके अंदर है। तो इस कौम की तरक्की का राज भी आपके पास मौजूद है, मेरे पास नहीं। सवाल है कि क्या आप उस पर्दे हटा रही हैं जो आपके जहन पे पड़े हुए हैं। और आप जैसे जैसे उन पर्दों को हटाती जाएंगी, जवाब खुद ब खुद बाहर आते जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा चले, मैं इस कैमरे पे आ गई हूँ नाज़रीन। मैं आपको, अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहें और कोई सवाल करना चाहें, आप हमें सवाल कर सकते हैं। नंबर पे ले आए ना अनवर भाई, आप भी जितने भी आपने कोई क्वेश्चन करना है, 021 नंबर स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है, आप इस पे कॉल कीजिए और हमसे सवाल जो भी करना चाहें आप कॉल कर सकते हैं। जी जी सर, मैं ये जिस तरह मैंने, मेरे नाज़रीन भी बहुत सारे लोग प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, लाइव शो है, तो हमने अपने मुल्क को, अगर हम किसी चीज़ से कोई कमी नहीं है, हमारे मुल्क में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे, अल्लामा इकबाल जैसे, सर सैयद अहमद ख़ान, राशिद मिनास, मेजर अजीज़ भट्टी, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, ये सारी पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने कौम के लिए कुछ बेहतर किया, ये कहूँगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शायद मैं नाम भी भूल गई हूँ बहुत सारे लोगों का। डॉक्टर सईद साहब, हकीम सईद साहब, ठीक है जी, हकीम मोहम्मद सईद साहब, माशाल्लाह एक नामवर शख्सियत, हर तरह की उनके अंदर सलाहियतें, जो अभी तक उनकी बच्चों की किताबें जो छोटी थी, उन्होंने हालिया इस तरह की थी, वो हमदर्द, वो अब हमें पढ़ी है मैंने, वो हमदर्द, मुझे अच्छी तरह, वो ऐसे ही बुक होती थी, उसमें स्टोरीज होती थी, फिर उनके टोटके होते थे, तो उनकी एक पर्सनैलिटी थी। हमारे मुल्क की बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं चाहती हूँ अगर मुझे आप अब अपने बच्चों को, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, किस तरह हमें अपने बच्चों को क्रिएट करना होगा और किस तरीके से हम उनको एक शख्सियत बना सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, मुझे एक शेर याद आ गया आपकी बातों से कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख सहर कर न सका। तो हम लोग चूँकि उन्हें इतना मसरूफ़ रखे हुए हैं गलत चीज़ों में या गलत अंदाज़े फ़िक्र में, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे, हम उन्हें सवाल करने की एक तो आदत डालें। उसके साथ साथ हम ये कहने के लिए तो तैयार रहते हैं कि ये एक दुनिया की तारीख़ में एक बड़ा अजीब चीज़ हो रही है। आपने शायद नोट किया हो, इंसानी तारीख़ का ये पहला मौका है जिसमें 6 जनरेशन से एक साथ जी रही हैं।
कभी गौर किया आपने? 6 जनरेशन्स, कभी ऐसा नहीं हुआ। 3 से ज़्यादा कभी नहीं जी हैं। ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा वाक़या है कि पहली जनरेशन जो 1935 से 1945 तक पैदा हुई है, आज हमारे नज़दीक ऐसे बुजुर्ग आपको नज़र आएंगे। फिर उसके बाद के, फिर उसके बाद के, अब ये नई जो अल्फ़ा जनरेशन आई है, वो तो पहले 4 साल की उम्र में उन्हें पता है रिमोट कैसे कंट्रोल होता है। तो एक नई जनरेशन है, उसकी अपनी। आजकल के बच्चे तो मोबाइल को ऐसे यूज करते हैं, 4 साल नहीं होता, 2 साल का बच्चा या 1.5 साल का बच्चा, तो वो ये नई मोबाइल जनरेशन है ना, अल्फा कहलाती है ये। अब मिलेनियल्स से, बेबी बूमर्स से, ये तो अपनी जगह हैं जैसे हम लोग हैं। अब 6 जनरेशन, और हर जनरेशन की शिकायत ये है कि ये आने वाली जनरेशन सही नहीं है। ये लंगोट से डायपर में वाले बच्चे बड़े फास्ट हैं। और वो जो बच्चे हैं वो कहते हैं ये बूढ़ों को तो कुछ पता ही नहीं है। हालांकि इन सब का अपना अपना एक रोल है। तो हम अगर उनको बांध दें एक ऐसी उसमें, तो आप देखिए खुद ब खुद चेंज आ जाएगी। टीचर्स को चाहिए टीचिंग करें, डिक्टेटर ना बने। ओके, ये हम डिक्टेशन देते हैं, ठीक है। डिक्टेशन की आदत ख़त्म कीजिए। फिर हम उनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, हम कागज़ के पलंदे बांटते हैं इम्तहान पास करवा के डिग्रियों के नाम पे। किसी ने उनको उस डिग्री का इस्तेमाल करना सिखाया या उनको कामयाब होने का कोई रास्ता दिखाया? मुझे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी दिखाइए जहाँ पे सक्सेस में डिग्री मिलती हो। जाहिर है कामयाबी नहीं होता। वो पलंदा लिए घूमता रहता है बेचारा, और आखिर में तंग आके फिर वो दूसरे काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही। मैं अभी सुबह आ रहा था तो वो एक साहब ने बताया मैंने फलां डिग्री ली। मैंने कहा आप ये काम क्यों कर रहे हैं, ये गाड़ी चलाने का? कहने लगा सर नौकरी नहीं मिलती। तो भाई अपनी उम्र का वक्त इतना हिस्सा क्यों ज़ाया किया, माँ बाप को कर्ज़ों में क्यों जकड़ा? उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे लेके पढ़ाया होगा उन्हें। तो हमें एक सही निज़ाम तालीम लाना है और लोगों को सही डायरेक्शन देनी है। और दूसरी बात है, हमें सबसे पहले उन्हें सिखाना यह है कि इस इल्म का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ना कि इल्म सिर्फ थोप दिया जाए उन पर। हाँ, हमारे पास इसीलिए कमी है। देखें अमेरिका में ये प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे को इसलिए तालीम हम दिलाते हैं, माँ बाप कर्जे ले लेके कि ये फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा तो इसको नौकरी अच्छी मिल जाएगी। मुझे बताइए, नौकरी करना तो गुलामी है। कैसे माँ बाप हो कि तुम अपने बच्चों को बद्दुआएं देते हो रोज़ नमाजों में पढ़ के कि अल्लाह उसको नौकरी दिला दे? अरे ये दुआ करो अल्लाह इसको नौकरी की कभी ज़रूरत ना दे। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, नौकरी कोई गुलामी का नाम है। एम्प्लॉय होना कोई फ़ख्र की बात तो नहीं है। आपने ऐसी बात कही है ना, मैं यही सोच रही थी जब वो चांद पे पहुंचा तो उसने पहले चांद पे जाने का ख्वाब देखा। आइंस्टाइन और बल्ब बनाया, और जिसके सर पे वो क्या न्यूटन जिसने वो लॉ किया, वो सर पे कि ग्रेविटी क्या होती है, क्रिएशन। यानी कि हम जब तक अपने दिमाग से सोचेंगे नहीं, क्रिएशन नहीं करेंगे, तो वो किसी के मुलाजिम नहीं थे। वो सबसे पहली बात आपने नोट की हो कि कोई भी किसी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट भी नहीं था। देखो यहाँ आप बताइए, कोई किसी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट नहीं था। एडिसन ने बल्ब अगर ये बना, एडिसन को 6 महीने की बाद स्कूल से निकाल दिया गया। आइंस्टाइन को तो 3 महीने बाद ही टीचर ने कहा ये नाअहल है, ये पढ़ ही नहीं सकता। ऐसे ही ऐसे ही। तो ये वो लोग हैं। फिर एंड्रयू कार्नेगी, दुनिया का अमीर तरीन आदमी, उसको तो एक मजदूर का बच्चा था, वो कभी स्कूल जा ही ना पाया। तो ये जब दुनिया में कामयाब तरीन लोग बन सकते हैं, डिग्री कोई अहम नहीं है, असल चीज़ है इल्म। इल्म उनको दो। हमारे यहाँ इल्म की बजाय कागज़ का पलंदा दिया जाता है और उसके पैसे लिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कर्ज़ों में जकड़ा जाता है वालिदैन को। हम अगर ये सिस्टम बदल दें तो आप देखिए दुनिया में, हमारे मुल्क में तो एक बहुत बड़ा, देखिए 61% नौजवानों की आबादी है इस मुल्क में। कोई और ऐसा मुल्क दिखाइए दुनिया में बिल्कुल जहाँ 61% यूथ होती हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। दुनिया बदल सकती है हमारी तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। जाते जाते आपसे लास्ट मैसेज लेंगे। और बहुत खूबसूरत रहा ये डॉक्टर साहब के साथ। और वैसे तो गुफ्तगू बहुत सारी दिल करता है कि बात की जाए, लेकिन टाइम जो है हमें ज़रा थोड़ा होता है, तो हम चाहते हैं उसके मुताबिक बात की जाए। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान सेगमेंट देखिएगा आप लोग, लेकिन मैं जाते जाते डॉक्टर साहब से एक लास्ट मैसेज लें। ये आपका कैमरा सर, अपने लोगों को या फैमिली को या पेरेंट्स को या बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मेरा मैसेज तो एक है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ और हमेशा कहता हूँ और पूरी दुनिया में यही बात करता हूँ कि बच्चों को
ये ना बताओ कि उन्हें क्या सोचना है, बल्कि हमेशा ये सिखाओ कि कैसे सोचना है। सोचने के अमल को सिखाना शुरू कीजिए और उनको ख़ास तौर पर इस बात की आप तौफीक हो तो आप उनको कहें कि सवाल करने की आदत डालो, सवाल करने की, क्योंकि सवाल करने से ही इल्म में इजाफा होता है, जवाब देने में नहीं होता। और कम्युनिकेशन में बुनियादी चीज़ यही होती है। बिल्कुल बेहतरीन। डॉक्टर फाज महमूद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जान मैक्सवेल ग्रुप से मेरे साथ आज यहाँ पर तशरीफ रखते थे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन द शो। जी नाज़रीन, मैं लास्ट इन्हीं से रेलिवेंट बात करूँगी कि जो हम बोएंगे वही फसल हमें काटनी होगी। मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, वो अक्सर ये शेर मुझे सुना देते थे। तो क्या है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अच्छा जी नाज़रीन, आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, अगर आपका कोई इवेंट है, कोई सेमिनार है, कोई अवार्ड सेरेमनी है, कोई एग्जीबिशन है, तो आप हमें कांटेक्ट करें। नंबर है 031582487040, 030025301110, क्योंकि हम आपके इवेंट की एक्सक्लूसिव कवरेज करेंगे लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। लेट्स ही देखते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।